अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, सियासी बादल पर जो हम देख रहे थे कि कुछ बेयकीनी के बादल थे सियासी मंजरनामे के ऊपर, वो कुछ छटते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो वो भी मुतहरिक दिखाई दे रहा है। तैयारियों का आगाज़ हो गया है, जहाँ पर आज एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आला पंजाब से इंतजामी अमूर पर इलेक्शन को लेकर मुलाकात हुई, वहीं पर हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें भी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका आगाज़ भी होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कराची की सिंध की बात करें तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने लियाकताबाद में अपना एक पावर शो किया, जलसे का इनेकाद किया गया, जहां पर हमने देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तरफ अपने सियासी हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार करती हुई नजर आ रही थी, वहीं पर हमने ये भी देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का इंदिया भी MQM की तरफ से दिया जा रहा है। इस इशू पर बात करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कहा, कुछ एक दो चीजें हैं जो पहले यहाँ पर आपको सुनवाते हैं। निगरान हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगरानी में काम कर रही है। ये उसकी बी टीम है। सबसे ज़रूरी है कि इंतखाबात शफाफ हों। जो इस तरह की सियासी आलूदगी से लथपथ निगरान हुकूमतों के जरिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, सब चीजें तबाह बर्बाद है। कराची को भी लाड़काना बना दिया, उससे बदतर बना दिया। आज दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में खुले हुए गटर ढक्कन न होने की वजह से बच्चे गिरकर मर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, वो कहते हैं जी सियासी आलूदगी से लथपथ निगरान हुकूमतें अगर इस तरह की हों तो वहाँ पर शफाफ इंतखाब का होना खासा मुश्किल होता है। कुछ इस पर बात करेंगे। जैसे मैंने आगाज़ में कहा, एक तो ये कि इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं उसमें ओवरऑल मुल्क में क्या इन्वायरमेंट होगा। IPP की बात करें, उन्होंने भी सियासी एक्टिविटी का आगाज़ कर दिया है। PMLN भी सियासी जो अवामी राब्ता मुहिम है उसका आगाज़ करी, और MQM का तो अभी हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन ये जो मामला है इस वक्त सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विज़ावी MQM, ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कहती हुई नजर आ रही है कि निगरान हुकूमत PMLN की बी टीम है। अब ये इल्जाम MQM की तरफ से आ गया कि पीपल्स पार्टी जो है वो निगरान हुकूमत उनकी बी टीम है, तो ये क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन MQM से सलमान मुजाहिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं मंदोखेल साहब, सर पहले अगर आप इसे गुफ्तगू का आगाज करूं, बिलावल साहब तो मुसलसल ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि निगरान हुकूमत PMLN की बी टीम है और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। MQM ने सर आप पर इल्जाम लगा दिया, वो कहते हैं जी कि निगरान हुकूमत तो सारी आपके लिए काम कर रही है, आपकी ईमा पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि सलमान मुजाहिद बलोच साहब, हम दोनों का ताल्लुक एक ही हल्के से हैं, और मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारे कौन से लोग हैं जो निगरान हुकूमत में हैं। आप, मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूँ कि तरक्याती काम सिंध के रोके गए, कराची के रोके गए, मेरे हल्के के रोके गए। ट्रांसफर पोस्टिंग इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है, वो निगरान हुकूमत ने सारे उखाड़ बिखाड़ कर दिए है। ये तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके IG तक, और यही हमल पंजाब और पख्तूनख्वा और दूसरों सूबों में नहीं है। और तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये हमारी बस में होता तो हम तो ये चीज़ बरकरार थी। गो के मैं ये भी समझ रहा हूँ, सलमान भाई भी वकील, एक सीनियर वकील है, कानून, आइन, इलेक्शन रूल्स में ऐसा कोई ऑप्शन के कोई सा रूल शामिल नहीं है कि जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं होता है कि इस तरह की पाबंदियां लगा ले। मगर उसके बावजूद, पाबंदियों के बावजूद निगरान हुकूमत की उखाड़ बिखाड़ कर दिए, इलेक्शन कमीशन खामोश थे। और पाबंदी के बावजूद पंजाब में तरक्याती काम चल रहे हैं, सिंध कराची में बंद है। तो ये क्या माजरा है? ये एज ए वकील MQM का तो रहनुमा तो है ही, एज ए वकील सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेरी बात को डिनाई कर दे कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये सारी सूरत की वजह से हम कह रहे। बाकी अगर जो आपने इंट्रो में बात की कि MQM को शिकायत है इनसे कि निगरान हुकूमत हमारे साथ है, तो मेरे भाई ये जो वज़ीर आला बने हुए है, ये इंतहाई ईमानदार आदमी है और इसके ऊपर खुदकश हमला हुआ है। एज ए वकील में ये जस्टिस रहा है सिंध हाई कोर्ट का, एज ए वकील में इनके पास अपियर हुआ हूँ, और ये ऐसा आदमी है कि मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हर मसलक की, हर तबके के लोग इस पे एतबार कर रहे हैं। और है भी ये उर्दू स्पीकिंग, तो आप मुझे बता दो कि फिर हमारा क्या, हमारा आदमी है इसके अंदर आपका क्या है? मैं बिल्कुल सलमान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेती हूं। एक जुमला और फिर ये बताओ कि जब पीपल्स पार्टी का वजीर आला मुराद अली शाह
और एमक्यूएम की जो हमारी बहन वो थी अपोजिशन लीडर, तो इन दोनों की मशावरत से नाम फाइनल हुआ है और इलेक्शन कमीशन को भेजा है, तो हमारा कहां से आ गया? बिल्कुल ठीक है, मुशावरत के साथ जी एमक्यूएम के जो नाम है चीफ मिनिस्टर सिंध का वो गया था सलमान साहब। और ये जो शिकायत है, ये शिकायत सुनकर तो कल बहुत से लोग हैरत में मुब्तला हो गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है कि विफाक में जो हुकूमत है निगरान वो पीएमएलएन की बी टीम है। आप लोगों को ये शिकायत क्यों है? आप लोगों को किस वजह से लगता है कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है वो पीपल्स पार्टी की बी टीम है? बहुत शुक्रिया मोहतरमा कादर मंदोकल साहब को और आपके व्यूअर्स पर अस्सलाम वालेकुम। देखें, जो निगरान वजीर आला सिंध है मकबूल बाक़िर साहब, वो एक मुत्तफ़िका निगरान वजीर आला है और उन पे तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने और दीगर लीडरान ने जो जलसे में बात की है, तो उस सिस्टम की बात की है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जाने के बाद भी अभी भी वो सिस्टम उसी तरह से मजबूती से पंजे गाड़ के बैठा है सिंध की ब्यूरोक्रेसी में, सिंध के इदारों में, और अवामी काम को नहीं होने दे रहा। मिसाल के तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हाउस है, वजीर आला हाउस, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो डिप्टी सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है या नीचे एडिशनल सेक्रेटरी है, नीचे के जो अमला है वो उसी दौर का बैठा है जो 15 सालों से वहाँ पे मुराद अली शाह साहब ने साबिक वजीर आला सिंध ने बिठाया था। कादर मंदोकल मेरे भाई हैं और सीनियर वकील भी हैं। बात यहाँ पे वकालत की नहीं हो रही, बात यहाँ पे कानून और आइन की नहीं हो रही, बात यहाँ पे इंसाफ की हो रही है, बात यहाँ पे प्रिंसिपल की हो रही है, बात यहाँ पे उसूलों की हो रही है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है, ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हुक्म से होता है निजाम हुकूमत में, लेकिन सिंध सेक्रेटेरिएट में चले जाइए या कराची के किसी भी इदारे में चले जाइए, वाटर बोर्ड देख लीजिए, केएमसी देख लीजिए, एलपीसीए देख लीजिए, कोई बात देख लीजिए, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी वही बैठी है, वही अफसरान बैठे हैं, वही सिस्टम के लोग चल रहे हैं। और अब तो नाम भी आ रहे हैं, अब तो नाम भी आ रहे हैं मोहतरमा के एक साबिक सीनियर वजीर हैं सिंध हुकूमत के और जो मौजूदा मेयर कराची हैं, उन्हीं की बात को माना जा रहा है, उन्हीं के अहकामात को सुना जा रहा है, उन्हीं के अहकामात को माना जा रहा है। अच्छा बलोच साहब, इसमें दो बातें सर, आपको माज़रत के साथ इंटरप्ट करूंगी, दो बातें सर इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। एक तो ये कि आपके लीडरान नाम लेकर कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत बी टीम है, वो ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहे, एक बात। दूसरी बात, अगर इस तरह की शिकायत है तो एमक्यूएम क्यों इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा रही है शिकायत लेके? देखें, हुकूमत से मुराद निगरान काबीना तो नहीं होती ना, उसके साथ पूरी ब्यूरोक्रेसी भी होती है जो हुकूमत को चलाती है। हम तो सिस्टम के खिलाफ बात कर रहे हैं जो सिस्टम पिछले 15 सालों से सिंध में काम कर रहा है, कराची के सरकारी इदारों में, सिंध के सरकारी इदारों में काम कर रहा है, और वो सिस्टम आज भी कायम व दायम है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन को शिकायत की बात है, एमक्यूएम पाकिस्तान निगरान वजीर आजम से भी शिकायत कर चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी शिकायत कर चुकी है, और एमक्यूएम पाकिस्तान का वक्त 2 दफा निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर साहब, जिनकी शोहरत बिल्कुल बेहद आगे, एज ए वकील हम भी उनके सामने हाई कोर्ट में अपीयर होते रहे और मेरिट पे फैसला करते हैं, मेरिट पे काम करने वाले, उनको भी अपनी शिकायत पहुंचा चुकी है, लेकिन उनकी चल नहीं रही। अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि 1.5 माह पहले जो सिंध के निगरान वजीर खजाना है यूनुस शाहदा साहब, उनको वजीर खजाना को चार्ज दिया गया था, लेकिन एक फोन कॉल पे उनसे वजारत खजाना का चार्ज वापस ले लिया गया। क्यों वापस लिया गया? किसने की वो फोन कॉल सर? किसने की फोन कॉल? जी, पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर तरीन रहनुमा ने की थी। और मैं आपको बताऊं कि वो जो उन्होंने जो सिस्टम तो मौजूद था वजारत खजाना में, उसमें जब हाथ डाला तो उनको जो है वो वहां से वो हाथ धोना पड़ा। चले, मुझे इजाजत दे सर, एक ब्रेक भी लेनी है, उससे पहले अजय मुकम्मल करें। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, अलाउ मी टू कंप्लीट। जी जी जी, अलाउ मी टू सबमिट माय आर्गुमेंट। जी जी, कल रात जो एक तबादला हुआ है मोहतरम हसन नकवी साहब का, जो पिछले कई सालों से सिंध के सेक्रेटरी खजाना, जिसके वजीर आला सिंध खुद थे, और चेयरमैन डेवलपमेंट प्लानिंग डेवलपमेंट के जो चेयरमैन थे हसन नकवी साहब, उनकी 3 दफा निगरान वजीर आला साहब ने, निगरान काबीना ने, वजीर आला हाउस से समरी गई इलेक्शन कमीशन को कि इनको दोबारा से सेक्रेटरी खजाना लगाया जाए, बरकरार रखा जाए, लेकिन 3 दफा जब उनकी समरी रिफ्यूज हुई तो कल उनका ट्रांसफर इस्लामाबाद हो गया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने का कह दिया गया। मुझे बताएं, जो सेक्रेटरी पिछले वजीर आला के साथ काम करता रहा, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कल मुझे किसी ने यह भी बताया रात को कि 5-5 अरब के मंसूबों की फाइलें बनती थी
मतलब अगर आपने 5 प्रोजेक्ट बनाए 5 अरब के, तो 25 अरब की 5 फाइलें बन गई। तो आप ये कह रहे हैं कि करप्शन का जो एक मामला था वहां पर वजारत खजाना के अंदर, जब उसके अंदर जाना शुरू हुए ढागा साहब तो उनको हटवा दिया गया पीपल्स पार्टी के किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान या शख्स की कॉल पर। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मंदोखेल साहब? आप लोग तो बड़े सिस्टम जो है वो सारा आप लोगों के हाथ में है, जिस तरीके से सलमान साहब बात करें। बेशक वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है निगरान, उनका किरदार बेदाग है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कहीं से इंस्ट्रक्शंस तो ले रहे हैं। देखिए, सलमान मुजाहिद बलोच साहब का मुझे नहीं समझ में आया कि सिस्टम वो किससे कहते हैं। अगर एक चीफ सेक्रेटरी बदल गए, आईजी बदल गए, थानेदार बदल गए, एसएसपी बदल गए, डीसी बदल गए, और वो जो गेट पे चपरासी है, क्लर्क है, वो यकीनन पीपल्स पार्टी के दौर में या एमक्यूएम के दौर में लगा होगा या पिछले दौर में वो मौजूद होगा, तो उसको भी हटाना चाह रहे तो हटा दे। दूसरी बात जो उन्होंने चेयरमैन अहसन नकवी साहब की बात की है, अच्छा उसने नाम बता दिया ताकि मेरे नॉलेज में भी आएगी। अहसन नकवी साहब पीएनडी के चेयरमैन, और पिछले 2 साल से मेरे हल्के बल्दिया टाउन में यूनिवर्सिटी की फाइल और उनके फंड के लिए उसके पास पड़ा हुआ है, और वो निकाली हुआ कि मुझे प्रिविलेज मोशन मूव करना पड़ा नेशनल असेंबली में, और उसके बावजूद वो नहीं हुआ। और इससे पहले सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज के दफ्तर में एक बलोच साहब थे, उनके खिलाफ मैंने मूव किया है। तो भाई ये किसका सिस्टम है कि जब पीपल्स पार्टी के एमएनए का काम नहीं हो रहा है तो फिर ये किसकी मान रहा है? तो मैं तो, आपने नाम बताया, मैं तो आपको सबूत और दलाइल के साथ यूनिवर्सिटी का, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो चैलेंज कर दे। ये तो मेरे खुद काम रुका हुआ इन लोगों ने, तो ये किसके आदमी है मुझे नहीं पता। वो आपके मेयर की भी मुख्तलिफ मामलात में इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं, जो मेयर कराची हैं। अच्छा, अब बात जो दूसरी बात उसने की है सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने, उसने बोला सब लोग जो ना साबिक वजीर के और मेयर की बातें सुनते हैं। तो मेरे भाई साबिक वजीर को तो मुझे नहीं पता, यकीनन नासिर शाह साहब को वजीर रहे तो यकीनन सलाम दुआ तो सबके साथ होती है जिस महकमे का कोई सरबराह रहता है। मगर आपका ही मुतालबा था, एमक्यूएम का मुतालबा था कि वाटर बोर्ड वगैरह सारा के मेयर के अंडर किया जाए। तो मेयर के अंडर बाकायदा कानून साजी भी है आपकी मुतालबात पर, और मेयर बदकिस्मती से बकौल आपके पीपल्स पार्टी का आ गया है तो यकीनन उसके अंडर हो गए। तो वो मुर्तजा वाप की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? तो मुर्तजा वाप साहब हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, वो तो मेयर है कराची का, और वाटर बोर्ड मेयर के अंडर है, केएमसी उसके अंडर है। तो अब आप ये चाह रहे हो कि वो मुर्तजा वाप चुनके पीपल्स पार्टी के उनकी बात क्यों माना जा रहे हैं? भाई पीपल्स पार्टी का चश्मा तो उतार के जरा ये भी देख ले कि वो कराची का मेयर है, और कराची का मेयर है, अब दोबारा भी मुंतखब हो गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ जो अदारे मुर्तजा वाप साहब के अंडर है यकीनन उनके हुक्म मानेंगे, यकीनन उनके ताबे होंगे। तो उसमें फिर भी अगर मैं सलमान भाई को मशवरा दूंगा, फिर भी क्योंकि मेयर को तो नहीं हटा सकता है, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ अगर उनकी शिकायत है तो ये इलेक्शन कमीशन ज्यादा दूर नहीं है। वो कह रहे हैं जी हम मिले भी हैं, मुलाकात भी की है, मुझे सर एक ब्रेक का कहा जा रहा है कि अफसरा में नहीं मंजूर है, मैं नहीं पसंद, इसको हटा दे तो फौरन हो जाएगा। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं और मजीद इस पर भी बात करते हैं कि एमक्यूएम और नवाज शरीफ साहब, एमक्यूएम की लीडरशिप और मियां साहब की जो मुलाकात के हवाले से बात की जा रही है उसका पीपल्स पार्टी पर क्या इंपैक्ट होगा? क्योंकि नून लीग ये कह रही है कि इस दफा हम बहुत भरपूर तरीके से सिंध में जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, और एमक्यूएम का जो मिलने का मकसद क्या है मियां साहब के साथ, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल मैंने छोड़ा था, सलमान साहब ऐसा लग रहा है, तासुर ये जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत आप लोग कर रहे हैं सिंध की हद तक, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स को मीडिया ऑप्टिक्स के लिए वो सूट करता है, वो आपके लिए, क्योंकि उस इलाके में पॉलिटिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैशिंग करें। दूसरी तरफ जो ताकतवर जमातें आपको नजर आ रही हैं, आप उनके साथ भी किसी किस्म के इल्हाक की हम देख रहे हैं कि बातें या मुलाकात की बातें हो रही हैं। क्या ये वाकई मीडिया ऑप्टिक्स है एक तरफ जो हो रहा है, और मियां साहब से मुलाकात का मकसद क्या है? कुछ उस पर भी अगर रोशनी डाल दें। देखिए मोहतरमा, इससे पहले कि मैं आपकी इन बातों का जवाब दूं, थोड़ा सा मैं जो कादर मंदोखेल साहब ने वक्फे पे जाने से पहले जो बातें की हैं, अब देखिए उन्होंने खुद अपनी लाचारी, बेबसी और मजबूरी जाहिर कर दी कि ये जो सेक्रेटरी खजाना जिसका ट्रांसफर हुआ है, अहसन नकवी कितना पावरफुल आदमी था सिंध में, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में, कि वो एक पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली की भी फाइल दबा के बैठा। यही तो वो सिस्टम था जो वजीर आला चला रहे थे, यही तो वो सिस्टम है जो जरदारी चला रहे हैं, यही तो वो सिस्टम है जो अदी चला रही है, यही तो वो सिस्टम है जो बिलावल चला रहे हैं। तो अपने लोगों का काम नहीं होने दे रहे उस सिस्टम में, अपने ही लोगों का काम रोक रहे हैं। शेर कराची में केएमसी, वाटर बोर्ड, केडीए, एलडीए, एसबीसीए, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट, ये जितने भी इदारे हैं, जितने भी महकमे, सब में सिस्टम चल रहा था। बगैर सिस्टम के ना ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक जो क्लर्क है
उसके बगैर आपकी यहाँ पे लीज ट्रांसफर नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो एक सिस्टम का बंदा था। यहाँ तक बात की इन्होंने सियासी तौर पर, कराची में आपने मेयर को तो इख्तियार दे दिया, लेकिन हमारा मेयर वसीम अख्तर तो रोता रहा आखिर तक कि मुझे इख्तियार दो। जैसे ही वसीम अख्तर गया, पीपल्स पार्टी का जबरदस्ती का मेयर आया, उन्होंने अमेंडमेंट कर दी और वाटर बोर्ड का चेयरमैन मेयर को बना दिया। इस तरह से दीगर महकमे ने मेयर को जो पावर दे दिए, एमक्यूएम के मेयर को तो आपने पावर नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप डिलीवर नहीं कर पाए। शहर कराची को, सिंध को जो आपने 15 सालों में तबाही की है, यहाँ पे जो आपने मोहिंजोदड़ो बना दिया, लाड़काना से बदतर कर दिया शहर को। आज शहर रो रहा है, शहर का नौजवान जो बेरोजगार है उसका इस्तेमाल हो रहा है। आपका गिला समझ नहीं आ रहा सलमान साहब, माजूर चाहती हूँ मगर आपका गिला समझ नहीं आ रहा। मंदोखेल साहब वाली बात है, फिर आप चाहते हैं कि जो क्लर्क भी हायर किए गए उन्हें भी हटा दिया जाए। ये वही पीपल्स पार्टी है जिनके साथ आपको जब मौका मिला पिछले 15 सालों में, आपने इक़्तिदार में हिस्सा लिया, आपने वजारतें ली, आप इनके साथ बैठे, जब आपको सूट किया आप ऑपोजिशन में चले गए। सर आपका भी किरदार है ना फिर? नहीं मोहतरमा, जब एमक्यूएम को मौका मिला इक़्तिदार से बाहर निकलने का, एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को अपनी पांव की ठोकर पे रखा और एमक्यूएम लात मार के पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से बाहर आई है, इत्तेहाद से बाहर आई है। अभी जो पीडीएम की जो 16 की गवर्नमेंट थी, जो अगर एमक्यूएम अपने 7 एमएनए का सदका ना देती, अपने 7 एमएनए की खैरात ना देती, ना ही बिलावल जो है वजीर खारजा होता, ना ही इनके जो है वो वज़रा होते पीपल्स पार्टी के, ना ही कोई वजीर आजम होता। आप बात क्या कर रही है? एमक्यूएम ने हमेशा सियासत की है उसूलों की, अवाम की, और अवाम के वोट से सियासत की है। ये बात करते हैं, अब कौन से असूल हैं जिनकी बुनियाद पर एमक्यूएम नवाज शरीफ से मुलाकात करने जा रही है? जरा उन पे भी रोशनी डाल दें। हम आपको बता रहे हैं वो सिस्टम जो करप्शन का सिस्टम, करप्ट सिस्टम सिंध के शहरी इलाकों के महकमों में पंजे गाड़ के बैठा है, वो अब तक खत्म नहीं हुआ। हाँ, इलेक्शन कमीशन मैंने मंदोखेल साहब को भी वक्त देना है सर, मौका दे दे। मैंने आई हैव टेकन योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि वो एक सिस्टम है जो पंजे गाड़ के वो सिंध में बैठे। नवाज शरीफ का तो सुन लीजिए। जी सर, मुख्तसर जवाब दे दें। लग रहा है मेरी बातें आपको बुरी लग रही है, मैं आपके सवालों को काउंटर कर रहा हूँ। नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी बातें बुरी नहीं लग रही, आप प्लीज जवाब दे दें। एमक्यूएम जो अपनी सियासत, देखिए एमक्यूएम एक नेशनल लेवल की जमात है। एमक्यूएम जो है इतिहास के लिए अगर किसी पॉलिटिकल लीडर की जो मुल्क से बाहर से 20 सालों से वापस है, मिलने में कोई बात नहीं है। ठीक है, सरकारी साहब से भी फारिक अब्दुल का राब्ता है, नवाज शरीफ से भी है, शहबाज शरीफ से भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि एमक्यूएम अगले इलेक्शन में कोई इत्तेहाद या इलाज करने जाती। ठीक है, एमक्यूएम ने हमेशा अपनी सियासत की, अपना इलेक्शन लड़ा, अकेले लड़ा है। और मेरे ख्याल में सियासत में कोई भी परमानेंट दोस्ती नहीं होती, ना परमानेंट दुश्मनी होती है। सियासतदानों में रब तो मेला रहता है। बस इसीलिए सवाल किया था जो किया था। लेकिन मैं मंदोखेल साहब की तरफ आ जाऊं। सर बड़े नाराज हैं बलोच साहब, तो वो कहते हैं जी कि कोई सारा, वो तो आपके सामने उन्होंने इतने सारे नाम ले डाले, उन्होंने कहा कि ये सारा सिस्टम जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा, और ये सारा उन लोगों के हाथ में, इवन आप जैसे लोगों का काम नहीं होता जो कि उन्हीं के जमात के एमएनएज हैं और सीनियर रहनुमा हैं। देखिए, मैंने जवाब तैयार किए थे सलमान मुजाहिद बलोच साहब की बातों का दे दूं, मगर आखिर में उसने खुद ही बात के जवाब दे दिए। बोले सियासत में न कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त होता है आखिर। हाँ। तो इसी तरह वो कभी दोस्ती करते थे, कभी दुश्मनी करते थे, कभी दोस्ती करते थे, कभी दुश्मनी करते थे। वो कहते हैं हम लात मारते रहे हैं इक़्तिदार को। सुन अगला जुमला सुन। मेरे भाई सलमान भाई ने बोला था कि 15 साल हमने सिंध हुकूमत की, तो 15 साल में आधी जो है ना 7-8 साल तो ये हमारे साथ इत्यादि थे, नंबर एक बात। और पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एमक्यूएम का ये वाहिद गवर्नर था पूरे पाकिस्तान में जो 14 साल मुसलसल गवर्नर रहा है। चाहे पीपल्स पार्टी को जरूरत थी या नहीं थी, हमने एमक्यूएम को गले लगाया, नंबर एक बात। दूसरी बात, उसने कहा कि हमारे 7-8 वोट नहीं होते तो बिलावल साहब वजीर खारजा नहीं बनते, मगर वो भूल गए कि अगर इनके 8 वोट होते तो अमीनुल हक साहब और फैसल सब्जवारी साहब भी वफाकी वजीर ना होते। उनका नाम नहीं लिया, उनके आपका बराबर का हिस्सा है मेरे भाई। हमारे तो 58 एमएनए थे, हमारे कितने वजीर थे? आपके टोटल 7-8 एमएनए थे, तो आप कितने वजीर थे वो आप रेशो भी अंदाजा लगा ले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि दूसरी बात जो उन्होंने की है कि उन्होंने वसीम साहब को के वक्त में इख्तियारात नहीं दिया है। तो मेरे भाई, जब आपने मुतालबा किए, आपके साथ कई मरतबा एग्रीमेंट हुआ और बल्दियाती निज़ाम में तब्दीली लाए, तो आपको किसने बोला कि आप बाइकाट करो? आपने बाइकाट किए खुद अपनी दड़ाबाजी की वजह से कि आपके कई टुकड़े थे, आपको पता था कि आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो आपने बाइकाट किए। तो वो भी हमारे सर पे डाला, आप इलेक्शन लड़ लेते तो जमा इस्लामी नहीं आती। मैं आज भी कहता हूँ जमा इस्लामी आई है तो इनकी वजह से आई है कि उन्हें बाइकाट किए। इससे पहले भी जो 93 में उन्हें बाइकाट किए तो मुस्लिम लीग जमा इस्लामी आ गए। तो मेरे भाई
मेरे भाई सलमान भाई थोड़ा सा एक चीज करिए, अभी कोई ज्यादा वक्त नहीं है, अभी फिर इलेक्शन आ रहा है और माशाल्लाह आप लोग बड़ी जलसे भी कर रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि जहाँ आपके साथ जो ना हमारी अच्छी एपिसोड जो ना इनकमिंग और आउट गोइंग रहा है तो वापस उसी तरह आ जाइए, हमारे तो दरवाजे खुले फिर भी। मंदोखेल साहब वक्त थोड़ा सा महदूद है, जरा इस पे कमेंट कर दें। तो 16 महीने जो हुकूमत की है ये भी बिलावल साहब का ही ये पीडीएम का मशवरा था, फिर ये इन्हीं की वजह से हम पीडीएम से निकल गए। उसके बाद 16 महीने हमने ना चाहते हुए भी हुकूमत का साथ दिया, ना चाहते हुए भी हमने वजारत के लिए, आपको याद है बिलावल साहब तो वजारत खारजा काल उठाने को तैयार नहीं थे और कितना टाइम लगा पीपल्स पार्टी के वजीरों को या बिलावल साहब कॉल देते हुए। तो मेरे भाई हमें इक़्तिदार का हवस नहीं था, हमने एक पार्टी को जो पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मचा रहे थे उसको निकालने के लिए हमने अदम एतमाद की तहरीक पेश की। मैं आखिर में इजाजत अगर दे दें, जरा सलमान साहब से कमेंट ले लूं। तहरीक पास की, सलमान साहब से कमेंट ले लूं। सलमान साहब, कब वो वक्त आएगा जब सियासी जमातें इंतखाब में जाते वक्त अपनी खूबियों पर बात करेंगी और अपनी ही खामियों पर बात करेंगी, बजाय इसके कि दूसरे की खामियों पर बात करके उसके सर पर इलेक्शन कैंपेन रन करना शुरू करें? मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं कि कराची को लाड़काना बना दिया, कराची पर कब्जा करना चाहते हैं, कराची को तबाह कर दिया। अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस पर बात करें। देखिए मोहतरमा, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको और कामयाब करे। और मंदोखेल भाई जो है मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। मुस्तफा कमाल साहब की आपने बात की, मुस्तफा कमाल साहब ने तो करके दिखाया ना अपने दौरे निजामत में 2005 से 2010 तक। उन्होंने कराची शहर का नक्शा ही बदल दिया, यहाँ पे अंडर पासेज, ब्रिज, सीवेज सिस्टम, यानी कि कराची को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। जहाँ तक बात की मेयर की, मेरे भाई ने बाइकआउट की, देखिए हमने जो बॉयकॉट किया था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का, वो उस समय किया था। हमारे उसूल को आपने माना, हमारे ऑब्जेक्शन को आपने माना और बल्दियाती इलेक्शन के बाद आपने 53 यूनियन काउंसिल का इजाफा किया कराची में। यही एमकेएम का मौक़िफ़ था। और अगर हम बॉयकॉट ना करते तो जमात इस्लामी का तो छोड़े मंदोखेल भाई, आपका पीपल्स पार्टी का मेयर मुर्तजा वहाब भी मेरा भाई है, लेकिन वो भी मेयर नहीं बन सकता था, मेयर एमकेएम का आना था। लेकिन कोई बात नहीं, एमकेएम फिर इंशाल्लाह मैदान में है और मैदान में रहेगी। अब एमकेएम पाकिस्तान ने अपने कारकुनान को मोटिवेट करना शुरू किया है, अवाम को इंगेज करना शुरू किया है, तो तकलीफ क्यों हो रही है, परेशानी क्यों हो रही है? आप भी मीटिंगें करें कराची में, आप भी मीटिंगें करें, आप भी कॉर्नर मीटिंग करें, अवाम में मूव करें जैसे एमकेएम पाकिस्तान कर रही है। मेरा ख्याल है कि अभी जब ये इलेक्शंस की बात शुरू हुई तो सबसे पहली कोई सियासी जमात है जिसने अवाम से राब्ता करना शुरू किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी। गो के अब कुछ खामोश हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन मुहिम तो कर ही रहे हैं किसी ना किसी सतह पर। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपका, सलमान बलोच साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन के दावों के बावजूद भी इलेक्शन के इनेकाद पर हम देख रहे हैं कि अभाम अभी तक बरकरार है। कुछ बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में कि हल्का बंदियों की फहरिस्त आने के बाद 1300 से जायद जो है वो एतराज़ात फाइल किए गए हैं हल्का बंदियों के ऊपर, जिनको अभी इलेक्शन कमीशन ने सुनना है। और बताया यही जा रहा है कि नवंबर के एंड तक जो है हतमी फहरिस्तें जारी कर दी जाएंगी हल्का बंदियों की। लेकिन उसके बाद का क्या मरहला है, क्योंकि ये भी साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शायद उसके बाद अपील का एक सिलसिला है जिसका आगाज किया जा सकता है। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, जो बात मैंने बिल्कुल आगाज में कही कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये सारा अमल होता हुआ देखने के बाद भी लगता है कि मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद जो है वो अभी भी ताखीर का शिकार हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह हैं पिलडैट के अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की फहरिस्त जारी की सर, 1324 एतराज़ात जो मैंने भी देखा कि उसके खिलाफ जो है वो आए हैं। ये इतना ही कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, रूटीन का मामला है, या इज दिस अ मैटर ऑफ कंसर्न? आप इसको कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन इससे मजीद आगे पुश होते हुए नजर तो नहीं आते आपको? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल रूटीन का मामला है। पिछले सालों में जो इसी तरह के ऑब्जेक्शंस आते रहे हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के थे। 1285 गालबन 2018 में थे। तो इसी तरह से इसी नंबर पे आते रहते हैं एतराज़ात, और वो बड़े आसानी के साथ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो हल हो जाते हैं जिस वक्त वो डिस्कस होते हैं ट्राइब्यूनल्स के अंदर। तो मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नजर नहीं आता। ये कोई वजह नहीं होगी जिसकी वजह से इलेक्शन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो। आप देखेंगे कि 30 नवंबर तक ये बड़े आराम के साथ ये सारे डिसाइड हो जाएंगे। अच्छा, ये एक सवाल इसलिए किया जा रहा है प्रॉबेबली क्योंकि इसके अंदर नई जो सेंसस है वो इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि उस मर्दमशुमारी को लेकर भी बड़े एतराज़ात हैं। तो ये सारा मामला क्योंकि उस मर्दमशुमारी से जुड़ा है तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने का खदशा तो नहीं है? जब भी ये हल्का बंदियां होती हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि नई सेंसस हुई होती है, मतलब तो हल्का बंदियों की जरूरत ही ना हो।
तो वो नई हल्का, चूंकि सेंसस को अप्रूवल हो चुका हुआ है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, तो अब उसके ऊपर चैलेंज अगर किसी को करना था तो उसी वक्त करते। अब हल्का बंदियों के ऊपर तो सेंसस पे चैलेंज नहीं हो सकता, इसमें तो हल्का बंदियों पे ही चैलेंज हो सकता है, और वो चैलेंज करने का जो सही फोरम है वो इलेक्शन कमीशन ही है, जो अभी अगले 1 महीने के अंदर जो एतराज़ात है उनके ऊपर समाअत करेगा और उसके नतीजे में कुछ हल्का बंदियां तब्दील भी हो जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। जिनको चैलेंज करना था वो इसी 1285 जो हुए हैं 1324 उसी के अंदर शामिल है। इसके अलावा तो अब किसी के पास एतराज करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सर, मुल्क में इस वक्त जो माहौल है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबी मैदान में उसी तरह से मौजूद हैं जैसे प्री इलेक्शन एक मोड होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उसके अंदर हैं? क्योंकि अगेन मैं वही सवाल इसी पर्सपेक्टिव में कर रही हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं से फिर भी सर उठाती है कि पता नहीं इलेक्शन अभी भी होंगे जनवरी के आखिरी हफ्ते में कि नहीं होंगे। नहीं, लोगों का शक अपनी जगह सही है, इसलिए सही है कि माजी में हमारे यहाँ इलेक्शन की जो 90 रोज में करवाने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, वो नहीं हुए थे, और इस दफा भी जो 90 रोज में इंतखाबात कराने थे वो डीलिमिटेशन की वजह से आगे चले गए। बिल्कुल, कुछ जराए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शायद 28 जनवरी को जो है वो इलेक्शन हो सकता है। केवल दिलशाद साहब का भी एक आर्टिकल आज मैं पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने लिखा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, तारीख भी कोई रफली कोई अंदाजा है कि मोर और लेस किन दिनों में इलेक्शंस होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और इस तरह के जो मामलात हैं उनका आगाज कर देना चाहिए। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टियां इस वक्त लोगों से राब्ते में हैं, अपने हर हल्के के लिए उम्मीदवार को फाइनलाइज कर रही हैं, जो उन्होंने होमवर्क करना है वो कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसको जो पब्लिक करने का काम है वो उस वक्त होगा जब ये हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, क्योंकि शायद 2, 4, 6 हल्कों के अंदर भी फ़र्क पड़े, तो जब तक वो फाइनलाइज ना हो जाए उसके लिए उम्मीदवार को फाइनलाइज करना तो मुनासिब नहीं होगा। तो ये वो कर लेंगी, लेकिन होमवर्क है वो कर चुकी हैं, कर रही हैं, क्योंकि इलेक्शन तो वक्त से आगे पहले ही जा चुके हैं। हाँ। तो होमवर्क हर एक ने मुकम्मल कर लिया है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या इलेक्शन कमीशन हो। और इलेक्शन कमीशन की तैयारी आप कह रहे हैं कि होमवर्क सभी ने पूरा कर लिया। जो सिक्योरिटी कंसर्न्स इलेक्शन कमीशन के कुछ हैं, आप समझते हैं कि वो एड्रेस हो रहे हैं, हुए हैं, या किसी और लेवल पर ईसीपी को उन्हें रेज करने की मजीद ज़रूरत है? कुछ एरियाज के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स मौजूद हैं और वहाँ पे उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सपोर्ट चाहिए होगी, और मेरे ख्याल में उन्हें फराहम की जाएगी। ऐसा नहीं होगा लास्ट टाइम की तरह जब सिक्योरिटी एजेंसीज ने कह दिया था कि वो स्पेयर नहीं कर सकते। इस दफ़ा वो लोगों को मुहैया करेंगे, और ये नॉर्दर्न एरियाज़ में हो, बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्मर ट्राइबल एरियाज़ में हो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये एक शिकायत है जो बहुत ज़्यादा हमें हर पॉलिटिकल पार्टी से सुनने को मिल रही है। पीपल्स पार्टी कहती है निगरान हुकूमत जो है वो PMLN की बी टीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो खैर बहुत ही एक और एक्सट्रीम मौक़िफ़ है, वो आप उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। कल MQM ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लिए निगरान हुकूमत काम कर रही है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हर किसी को लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। इसको सारे सिनेरियो को किस तरीके से देख रहे हैं? सियासी जमातें ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रही हैं? देखिए, उस पर एक बात तो ये वजह भी होती है कि जब ये निगरान हुकूमतें कायम होती हैं तो उसमें आउट गोइंग हुकूमत और आउट गोइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों की मर्जी शामिल होती है। तो उनमें से अगर इन दोनों की मर्जी के लोग हुकूमत में मौजूद हों तो उसमें कोई अजीब बात नहीं होनी चाहिए। जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जैसे पंजाब में हुआ, किसी दूसरी जगह पे भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो सिंध में भी ऐसे ही हुआ। तो इसलिए उनके चूंकि मर्जी से बनी होती है, लिहाजा उस मर्जी का कुछ अक्स आपको उन लोगों के अंदर नजर आता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि आपको मालूम है ट्रेडिशनली हमारे मुल्क में जो इंतखाबात होते हैं वो आइडियल लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं होती। वो किसी न किसी को विक्टिमाइज किया होता है, इसको नहीं आने देना या इन लोगों को आने देना है। ये हमारे यहाँ माजी में भी रहा है और इस दफा भी यही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता है, ऐसे ही है। तो वो कुछ लोगों को वो कहते हैं जब शिकायत करते हैं तो उसके नतीजे में फिर लोगों का जो थोड़ी सी शायद उनको कंसेशन मिल जाए, उनको इस एतराज़ की वजह से लोग उनका
कोई ख्याल करेंगे उनकी बात का। ये वजह होती है, ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले होता है, वो हर पार्टी करती है, लेकिन ज़ाहिर आइडियल लेवल प्लेइंग फील्ड पहले थी ना, इस दफा होने का इम्कान है। सर आइडियल तो कभी भी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन हमेशा ही इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए कहीं ना कहीं से आवाज जरूर उठती है, धांधली का शोर भी होता है। इस दफा तो पहले से सर शोर मच गया, तो आपको आने वाला इलेक्शन कितना कंट्रोवर्शियल होता हुआ दिखाई देता है? ये कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन अगर कोई बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी ना की गई तो जो जीतने वाले नहीं भी होंगे वो भी गालिबन उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल के एक सबक मिला है मेरे ख्याल में। पीटीआई ने जो असम्बलियों से इस्तीफे दिए और हुकूमतों से इस्तीफे दिए, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में अगर वो ना भी जीते और उनकी पार्टी की एक रीजनेबल प्रेजेंस हुई असम्बलियों के अंदर, तो गालिबन वो सिस्टम का हिस्सा बन के चलेंगे, इतराज़ भी करते रहेंगे, इलेक्शन को डिस्प्यूटेड भी करेंगे। जैसे आपको याद है 3.5 साल पीडीएम की पार्टियां पीटीआई के लोगों को सिलेक्टेड कहती रही, वजीर आजम को सिलेक्टेड कहती रही, लेकिन असम्बलियों में भी बैठी रही, तो असम्बलियाँ भी चलती रही और एतराज़ात भी चलते रहे। तो यही आइंदा होने वाले दिनों में होगा, इल्ला ये कि बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की जाए। अच्छा, एक तो ये ना कि इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, एक मौलाना फजल रहमान साहब का एक और नुक्ता नज़र है सारी सूरत हाल के ऊपर। वो कहते हैं जनवरी में बहुत सर्दी होती है, इलेक्शन आगे हो जाने चाहिए, इसे कैसे देखते हैं? माजी में 2-3 इलेक्शन तो ऐसे हुए हैं जो फरवरी के पहले हफ्ते में हुए हैं, तो फरवरी का पहला हफ्ता हो या 28 जनवरी हो, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, उनकी बात, कई जगहों पे सर्दी होगी, बर्फ भी पड़ी होगी, और अगर कोई एक्स्ट्रा स्नोफॉल का सीज़न आया तो उसमें लोगों को दुश्वारी तो होगी इलेक्शन देने में, लेकिन जिन लोगों ने इलेक्शन देना होता है ना, वोट देना होता है, वो वोट देंगे, तो दुश्वारी के बावजूद वोट देंगे। और ये सारी चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद होंगे, लेकिन कभी ये बारिशों का सीज़न होता है, कभी तूफ़ान होता है, कभी सख्त गर्मी होती है, लेकिन ये इलेक्शन को रोकने की वजह नहीं बनेगा मेरे ख्याल में। अगर ये रुका भी तो इसकी बैकग्राउंड में वजह कुछ और होगी, ये वजह नहीं होगी मेरे ख्याल। इसको सबको कबूल करके इसके मुताबिक अब कैंपेन चलानी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं जिसने वोट देना है वो वोट देगा। आई एम श्योर अभी आप लोगों ने कोई फॉर्मल ऑफिशियल सर्विस तो नहीं किया है इस हवाले से, लेकिन वोटर टर्न आउट आपकी जितनी अभी तक की ऑब्जर्वेशन है, आप कैसा इस इलेक्शन में होता हुआ देखते हैं? मैं तो 2-4 मरतबा जो बाहर गई हूँ, लोगों से इंटरेक्ट किया है अपने प्रोग्राम के लिए, ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे लोग शायद इस अमल से आप मायूस दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग पहली मरतबा ऐसे मिले जो कि ये कहते हैं कि शायद इस दफा हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी, इस बात का इम्कान है कि वोटर टर्नआउट कम हो, खासतौर पे अगर पीटीआई के लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारा इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं खुद ज़ाती तौर पे, और पीटीआई के लोगों को भी लड़ने नहीं दिया जा रहा जिस तरह से दिया जाना चाहिए, या वो पावर में आने का उनका इम्कान नहीं है, तो इस वजह से वो बददिल होकर घर बैठ जाएं। इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो इलेक्शन का टर्न आउट बहुत कम हो, वो 30% के करीब आ जाए, 35% हो जाए, 40% हो जाए, जो कि कम हो, इस बात का इम्कान मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू में बड़ा दिलचस्प जुमला था। इसका मतलब है कि आपको खासी हद तक इस बात के ऊपर आप सर्टन है कि इमरान खान साहब नहीं होंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर पार्ट ऑफ द प्रोसेस? नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि वो हों, लेकिन जो आसार हैं वो तो यही नज़र आ रहे हैं ना कि उनके ऊपर जिस तरह के मुकदमे बने हुए हैं, जो फैसले होने वाले हैं, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन में बाहर आके कैंपेन चला पाएंगे। इलेक्शन लड़ना भी मुमकिन नहीं होगा, ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाइड है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। व्यूअर्स, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।